हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमने साइंस के एमसीक्यूज की ब्रेकडाउन सीरीज स्टार्ट की हुई है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उनको जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियोस का ब्रेकडाउन। ब्लीचिंग पाउडर इज ए कंपाउंड ऑफ। तो इसमें बताना है कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो इनमें से, जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किसका यौगिक है। ठीक है, तो देखो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो किसका यौगिक होता है, कैल्शियम का होता है। कैल्शियम आया है तो कैल्शियम के बारे में थोड़ा और देखते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, और इनका कैल्शियम को है ना पीरियोडिक टेबल में एल्कलीन अर्थ मेटल ग्रुप में रखा गया है। मतलब एल्कलीन अर्थ मेटल ग्रुप में इसको क्या है, रखा गया है। ठीक है, अब कैल्शियम क्या करता है हमारी बॉडी में, ये जो हमारी हड्डियां होती हैं इनको क्या करता है, मजबूत बनाता है, इनको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। मतलब ये बोन को क्या करता है, मेंटेन रखता है। ठीक है, उसके बाद जो इसका सबसे मेन सोर्स है, रिच सोर्स होता है जो कैल्शियम का, वो कौन सा होता है, मिल्क होता है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, अब जैसे इसको कैल्शियम को ए मतलब एल्कलीन अर्थ मेटल ग्रुप में रखा गया है कैल्शियम को, तो ऐसे ही सोडियम को रखा गया है एल्कलीन मेटल में। ठीक है, सोडियम को रखा गया है एल्कलीन मेटल ग्रुप में। अब ये क्या होता है, सोडियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। अब इसका यूज हम करते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें हीट एक्सचेंजर के रूप में इसका क्या करते हैं, यूज किया जाता है। तो सोडियम हमारी बॉडी में वाटर और मिनरल्स को बैलेंस करने का भी काम करता है। ठीक है, अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका होता है 12। अब देखो सल्फर आया, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका होता है 16। ठीक है, अब सल्फर को क्या बोलते हैं, हम नॉन मेटल बोलते हैं। ये होता है नॉन मेटल। अब सल्फर का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है एक प्रोसेस, वल्केनाइजेशन प्रोसेस में। देखो वल्केनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। तो वल्केनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, मेनली जो व्हीकल्स होते हैं उनके जो टायर होते हैं उनमें क्या करता है, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में सल्फर का यूज किया जाता है। चलिए, अब ब्लीचिंग पाउडर के बारे में देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर ये होता क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। अब ये क्या होता है, येलोविश पाउडर की तरह होता है। तो मतलब क्या होता है, हल्का थोड़ा थोड़ा पीले टाइप में होता है। ठीक है, ये इस टाइप का होता है। अब इसमें से क्या आती है, क्लोरीन की स्मेल आती है। ठीक है, अब ये क्या होता है, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल भी होता है, और जो इसका पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, 11 से लेके 13.25 के बीच में होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं इसका नेचर पूछूं तो क्या होता है, बेस इसका नेचर होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अब आगे देखते हैं। देखो प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। जो सिलेक्ट लाइम होता है, ठीक है, उसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराने पे क्या बनता है, हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। अब ये सिलेक्ट लाइम क्या है, सिलेक्ट लाइम कैसे बनता है, ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है हमारे, जो ये होता है ड्राई सिलेक्ट। ठीक है, जब ड्राई सिलेक्ट में हम क्या करते हैं, वाटर मिलाते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं जिससे वो क्या हो जाए, हाइड्रेट हो जाए। मतलब हाइड्रेट होने के बाद क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के बाद में उसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अब इसके यूज देखते हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर के यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। देखो इसका सबसे पहले यूज है, मतलब जो मोस्टली करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। डर्टी क्लॉथ्स वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है, जो लॉन्ड्री वगैरह होता है उसको, कपड़े को क्या साफ करने के लिए। उसके बाद इसका यूज जो करते हैं, डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में भी किया जाता है। मतलब जो स्विमिंग पूल होते हैं उनमें क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को डाल देते हैं जिससे वो क्या हो जाए, डिसइंफेक्शन हो जाए वाटर। ठीक है, अब इसका और यूज कहाँ पे करते हैं, जो नेट किसी भी चीज़ का, जैसे फाइबर का, यार्न का, टेक्सटाइल का या फिर पेपर का, अगर उसका नेचुरल कलर हमें हटाना है, उस मतलब उसको क्या करना है, वाइटन करना है, तो उसमें क्या करते हैं, हम ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज करते हैं। अब एक चीज़ और, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज डू नॉट हैव एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मतलब जो ये फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई है, एक तो है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी, एक है स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक है टेंशन, एक है प्लांक कांस्टेंट। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा यूनिट लेस है, किसकी यूनिट नहीं होती है। देखो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल, इसकी तो यूनिट होती है। ठीक है,
स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका आंसर होगा। टेंशन इसकी भी यूनिट होती है और प्लांक कांस्टेंट इसकी भी यूनिट होती है। अब चार ऑप्शन को देखते हैं, इनके बारे में मतलब थोड़ा और डिटेल्स में, तो ये क्या क्या होते हैं और क्या क्या वैल्यू देते हैं। बात करते हैं सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जो भी उस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन्स ने बताया कि each particles या फिर every particles attract every other particles in the universe, मतलब कोई भी पार्टिकल होते हैं वे क्या करते हैं, दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। देखो अगर बात करें हम, ये अर्थ और ये क्या है, मून की, तो इनके बीच में जो है फोर्स लगता है, ठीक है, मतलब वो कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो उसको क्या करता है, मेंटेन करता है ऑर्बिट में राउंड कराने के लिए। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वैल्यू क्या आती है, F इज इक्वल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होती है, इसकी फोर्स की वैल्यू होती है। m1 क्या है, अर्थ का, मतलब जो अर्थ का मास है वो है, m2 क्या है, जो यहाँ पे मून का मास है वो है, ठीक है। अब इसको थोड़ा ना डिटेल्स में समझते हैं। देखो ये फॉर्मूला आता कैसे, कोई भी दो ऑब्जेक्ट लिए, एक m1 और एक m2, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा F, इस ये क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, ये क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा। तो जो F फोर्स लगेगा और जो F1 और F2 बराबर रहेगा इसमें, मतलब इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो F की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन, यानी कि m1 इंटू m2 के, ठीक है भाई। उसके बाद में जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन कितना आ जाएगा, r² आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, जब मैं इसको हटाऊंगा प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, तो जब इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आता है, एक जी आता है कांस्टेंट, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F इज इक्वल जी m1 m2 अपॉन r²। अब जो ये g होता है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.67 गुणा 10⁻⁻11 मीटर क्यूब अपॉन केजी सेकंड स्क्वायर। अब इसमें दूसरी टर्म दी हुई है वो क्या है, टेंशन है, ठीक है। अब टेंशन को समझते हैं, टेंशन क्या है। देखो टेंशन हमेशा लगती है उसके अपोजिट, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसके क्या होती है, अपोजिट साइड में होती है। तो जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ऑब्जेक्ट के और ऊपर जो रोप है उसके, तो उसकी क्या होगी, अपोजिट साइड में लगेगी। ऐसे ही यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो यहाँ क्या लगेगा, इसके अपोजिट साइड में लगेगी। मतलब जो यहाँ पे टेंशन होगी वो इस टेंशन के क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, ठीक है। अगर मैं इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो वो क्या बनेगा, जैसे ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ऊपर टेंशन लग रहा है T और नीचे कितना लग रहा है, W, यानी कि इसका क्या लग रहा है, वेट। वेट कितना होगा इसका, मास इंटू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी क्या है, डाउन साइड में लगेगी। तो यहाँ पे T इज इक्वल हो जाएगा W के। W क्या होता है, mc, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन। भाई ये भी क्या है, इसकी भी टेंशन की भी यूनिट होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टर्म की। देखो प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट की हम बात करते हैं। तो प्लांक कांस्टेंट कहाँ क्या होता है, देखो अगर एक फोटोन की हम एनर्जी लिखेंगे, तो एक फोटोन की क्या लिखेंगे, एनर्जी लिखेंगे, तो H इज इक्व टू E इज इक्व टू कितनी आती है, H म्यू आती है, ठीक है। यहाँ पे H ही क्या है, ये प्लांक कांस्टेंट है। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.63 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है भाई। अब इसमें जो E है वो क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन है, चलो जी ठीक है। जो म्यू है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी किसकी, फोटोन की। चलो अब बात करते हैं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की, मतलब जो यूनिटलेस होती है। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ये हम इसको डिफाइन करते हैं कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर का रेशियो, ठीक है। मतलब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सब
सब्सटेंस, मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट की बात चल रही है, उसके बाद डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, अगर वो लिक्विड में हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। अब देखो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर, चलो जी ठीक है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव डेंसिटी भी इसको बोला जाता है। अब देखो इसके है ना ये टर्म समझो। अब ये क्या रहती है, यूनिटलेस होती है, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है और नीचे भी डेंसिटी है। तो डेंसिटी जब डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, डेंसिटी होती है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो जो इसकी यूनिट आएगी वो कितनी आएगी, केजी पर मीटर क्यूब। अब केजी पर मीटर क्यूब ऊपर आएगी, केजी मीटर क्यूब क्या आएगी, नीचे भी आएगी। तो ये क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी यूनिट। तो क्या आएगी, यूनिटलेस रहेगी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। अब देखो इस टर्म को समझो, यहाँ पे जो ये टर्म दी हुई है, यहाँ पे अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आएगी, 1 आएगी, इसका मतलब वो क्या है, प्योर वाटर के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब वो क्या करेगी, वाटर में क्या करेगी, सबमर्ज होगी पूरी, और लेकिन फ्लोट करेगी। जैसे आइस है, आइस क्या रहती है, सबमर्ज्ड होती रहती है और फ्लोट करती रहती है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा होगी तो वो क्या हो जाएगी, सबमर्ज हो जाएगी वाटर में। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम होगी तो वो क्या होगी, कंप्लीटली सबमर्ज नहीं होगी लेकिन फ्लोट करेगी, जैसे वुड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, केपलर सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज, जो केपलर का सेकंड लॉ है, जो उसने प्लैनेट के ऊपर दिए हैं 3 नियम, उनमें से जो दूसरा नियम है सेकंड वाला, वो क्या कहता है, ठीक है, किसके बारे में कहता है। तो देखो जो पहला नियम है, ठीक है, वो तो ऑर्बिट्स के बारे में होता है, मतलब ये तो होता है पहला नियम ऑर्बिट्स के बारे में। जो दूसरा नियम होता है वो किसके बारे में होता है, एरिया के बारे में। जो तीसरा नियम होता है वो किसके बारे में होता है, लॉ ऑफ पीरियड्स के बारे में, ठीक है, या फिर इसको हम टाइम भी बोल सकते हैं। तो इसका दूसरा नियम जो होता है वो किसके बारे में बात करता है, लॉ ऑफ एरियाज, मतलब अब चलो इसको है ना, ये 3 नियम है इसके कैपलर्स के, इन तीनों को है ना डिटेल्स में देखते हैं एक एक को। देखो जो उसने पहला नियम दिया, उसने क्या बताया कि जो अर्थ है वो क्या है, सर्कुलर मोशन नहीं है, ठीक है, मतलब सन क्या अराउंड क्या है, वो सर्कुलर मोशन बिल्कुल नहीं करती है। वो किस मोशन में करती है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो क्या करती है, मोशन करती है, ठीक है। उसका पहला नियम था ये। दूसरा नियम क्या कह रहा है, ए प्लानट कवर द सेम एरियाज ऑफ स्पेस इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम नो मैटर वेयर इट इज इन ऑर्बिट्स, मतलब वो कह रहा है कि एक ही टाइम में, मतलब एक टाइम में वो क्या करेगी, एक ही एरिया को कवर करेगी, वो मैटर नहीं रखता है वो उसकी ऑर्बिट कहाँ है, मतलब पास में या दूर है, कोई मैटर नहीं रखता है, ठीक है। अब तीसरा तीसरा जो उसने लॉ दिया था वो क्या दिया था, द प्लानट ऑप्टिकल पीरियड्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ ऑर्बिट्स के, ठीक है। तो ये तीनों तीनों इसके क्या है, लॉ है। तीनों को थोड़ा है ना और डीप पढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ते हैं। देखो बात करें अगर पहले नियम की, ठीक है, तो उसने ये बताया था कि जो जो अर्थ है या फिर जो भी प्लानट है, कोई सी भी बात कर रहा हूं मैं, तो सन ये है जो एलिप्टिकल के क्या है, फोकाई पे है, एक फोकाई पे क्या है, सन है, ठीक है। अब देखो ये एलिप्टिकल के क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, फोकाई बोलते हैं। जबकि सर्कुलर सर्किल के क्या होता है, एक फोकस होता है, तो उसको फोकस बोलते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो सन यहाँ पे है तो इसका मतलब अर्थ क्या करेगा, इसके अराउंड एलिप्टिकल मोशन में मोशन करेगा। तो पहले नियम तो उसने ये दिया। अब देखो एलिप्टिकल की कुछ टर्म, कुछ पॉइंट्स हैं वो भी पता होने चाहिए। तो देखो जो ये वाली एक्सिस होती है इसको बोलते हैं हम मेजर एक्सिस, और जो छोटी वाली होती है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड लॉ की इसकी। तो सेकंड लॉ में इसने बताया कि भाई वो सेम टाइम में सेम ही एरिया क्या करेगा, कवर करेगा। अब देखो समझते हैं इसको। अब सपोज करो वो P1 से स्टार्ट किया तो P2 तक गया, ठीक है। अब यहाँ पे वो किस टाइम तक गया, T1 टाइम तक गया। उसके बाद P3 से स्टार्ट किया और P4 तक गया, यहाँ पे जो टाइम लगा वो कितना लगा, T2 लगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर टाइम T1 है और यहाँ पे टाइम कितना है, T2 है, तो वो एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर टाइम सेम है तो एरिया भी क्या रहेगा उसका, सेम रहेगा। मतलब अगर T1 बराबर है T2 के, तो इसका मतलब एरिया भी क्या करेगा, वो सेम कवर करेगा। एरिया ऑफ वन क्या रहेगा, एरिया ऑफ टू के इक्वल रहेगा। अब देखो ऐसा क्यों होता है, देखो ये तो है सन यहाँ पे फोकाई 1 पे, ठीक है। अब ये अर्थ जब सन के क्या होती है, पास में आती है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, तेज हो जाती है कंपैरिजन, जब उसकी जब वो क्या रहती है सन से दूर रहती है।
तो इसका मतलब जब सन के क्या रहती है, पास में रहती है, ठीक है, तो नियर रहती है जब, तब उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, और जब दूर होगी मतलब फार होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। लेकिन ये एरिया क्या रहेगा उसका, सेम रहेगा, अगर टाइम सेम है तो, ठीक है। अब बात करते हैं उसके तीसरे नियम की। देखो तीसरे नियम में उसने बोला कि जो टाइम है, मतलब जो ऑप्टिकल टाइम्स है उसका, ऑर्बिट का, जो ऑर्बिट का टाइम है टी, वो का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी जो ऑर्बिट है, मतलब जो ये एक्सिस है, ठीक है, उसके क्या है, एक ही क्यूब के। तो तीसरा नियम उसने ये दिया। अब इसको देखो क्या पढ़ते हैं हम इसमें, ए प्लैनेट ऑर्बिट पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ इट्स ऑर्बिट, मतलब जो ऑर्बिट का साइज होता है उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये है, ठीक है। अब वो भी कौन से का, मेजर एक्सिस वाले का। तो मेजर एक्सिस कौन सी है इसकी, ये। अब ये कौन सी है उसकी, माइनर एक्सिस। अब देखो इसकी प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए पूरा फॉर्मूला क्या बनता है इसका, टी स्क्वायर इज इक्वल 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम और इंटू आर क्यूब, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स वाटर, ठीक है। कंपाउंड्स एक तो वाटर है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब इसमें ये बताना है कि ये कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनमें से, मतलब इन तीनों में से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये तीनों ही नहीं है, ठीक है, ना ही तो वाटर है और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड है और ना ही कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो देखो समझो ये कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहला कोवैलेंट बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। तो दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, ये दो कंडीशन तो होनी चाहिए मेन, ठीक है भाई। अब देखो जो CO2 होता है उसमें हाइड्रोजन नहीं है, ओके। जो H2 होता है इसमें कार्बन नहीं है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब ये तीनों ही क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन था। अब देखो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, देखो वन और मोर एटम ऑफ कार्बन आर कोवैलेंटली लिंक्ड, मतलब क्या होना चाहिए, एक तो कोवैलेंटली लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, मोस्ट कॉमनली क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन उसके साथ में होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये नहीं है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन इतने मेन नहीं है, मेन क्या है, हाइड्रोजन के साथ में होने चाहिए। देखो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एटम ये है दूसरा एटम ये है, तो इनका एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, मतलब पेयर बनाते हैं, ठीक है। ये क्या बनाया यहाँ पे, पेयर बनाया, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट। देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट बताना है कि इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करेगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा एल इज इक्वल आई ओमेगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल इज इक्वल आई ओमेगा। एल को क्या बोलते हैं हम, एंगुलर मोमेंटम। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो आई की वैल्यू क्या होती है, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, वी अपॉन आर। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, एम वी आर बचेगा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या रहेगा इसका, करेक्ट करेक्ट हो जाएगा।